हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार गोल्डन एजुकेशन हब में। चलिए साथियों, आज हम कक्षा 7 का जो रिवीजन है वो करेंगे। कक्षा 6 का रिवीजन हमारा चल रहा था, उसी क्रम में आज हम कक्षा 7 का रिवीजन है वो करेंगे। तो कक्षा 7 के रिवीजन के अंतर्गत साथियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1, यानी कक्षा 7 का अध्याय नंबर 1 है, उसका रिवीजन हम करेंगे। तो सभी साथी सेशन की शुरुआत से पहले ही चैनल के जो लिंक है उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने दोस्तों तक फैलाएं तथा अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 1, और अध्याय 1 का नाम है पर्यावरण। अब देखते हैं जो मोस्टली पर्यावरण है किसे किसे कहते हैं पर्यावरण। तो हम अपने चारों ओर अपने चारों ओर अपने चारों ओर अपने चारों ओर जो कुछ भी हम देखते हैं, यानी अपने चारों ओर जो कुछ भी हम देखते हैं वही क्या है, पर्यावरण है। वही क्या है, पर्यावरण। यानी पर्यावरण किसे कहते हैं, तो हम अपने चारों ओर जो कुछ देखते हैं, महसूस करते हैं, वह सभी क्या है, पर्यावरण। अर्थात हमें चारों ओर से घेरे रखने वाला जो आवरण है उसे ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद में देखते हैं साथियों, ये है पर्यावरण के घटक। अब अगर हम देखें तो पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, तो पर्यावरण के अगर मोस्टली हम देखें कितने घटक होते हैं, तो पर्यावरण के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, 3। पहला कौन सा हो गया, प्राकृतिक घटक, दूसरा हो गया मानव निर्मित घटक, और तीसरा हो गया मानव। अब इसके 3 घटक होते हैं। तो एक तो हो गया जैसे प्राकृतिक प्राकृतिक उसके बाद में दूसरा हम देखें मानव निर्मित, और मानव निर्मित के अलावा तीसरा अगर घटक हम देखें तो वो हो जाएगा मानव। यानी पर्यावरण के कुल कितने घटक है, तो पर्यावरण के 3 घटक हैं। कौन कौन से हैं, प्राकृतिक हो गया, मानव निर्मित हो गया, और एक हो गया मानव। ये पर्यावरण के 3 घटक है। अब हम प्राकृतिक घटक के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसमें हो गया स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, और एक हो गया ये सजीव या जैव मंडल जिसे हम कहते हैं। यानी ये तीनों मंडल जहां मिल जाते हैं, वो संकीर्ण जगह जहां पर ये तीनों जगह मिल जाती है उसे हम कहते हैं जैव मंडल। मानव निर्मित में जैसे इमारतें हो गई, पार्क हो गए, पुल हो गए, सड़क हो गए, स्मारक हो गए, उद्योग, ये सभी इसमें आते हैं। और अगर मैं बात करूं मानव की, तो इसमें एक व्यक्ति से बढ़ा परिवार, परिवार से बढ़ा समुदाय, उसके बाद में धर्म, फिर शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। तो ये है पर्यावरण के घटक। अब उसके बाद में हम बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब होता है जहां मानवीय सहायता नहीं ली जाती है। यानी जहां पर मानवीय सहायता नहीं ली जाती है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। सबसे पहले हम देखेंगे स्थल मंडल। यानी स्थल मंडल किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में हमने देखा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थल मंडल किसे कहते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी होती है, हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परपट्टी, हमारी पृथ्वी की जो ठोस सतह होती है या ठोस परपट्टी होती है या ऊपरी परत, यानी एक इससे हम कह सकते हैं पृथ्वी की ऊपरी परत। यानी पृथ्वी की ऊपरी परत कह दे या परपट्टी कह दे या कठोर परपट्टी कह दे, उसे हम कहते हैं स्थल मंडल। अर्थात स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं को चराने के लिए चारागाह या घास स्थल प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं स्थल मंडल। फिर उसके बाद में है जलमंडल। तो जल के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, जलमंडल। जल क्षेत्र को क्या कहेंगे, जलमंडल। और वो किन किन रूपों में हो सकता है, नदी हो गई, तालाब, समुद्र, महासागर, झरने इत्यादि। फिर उसके बाद में है वायुमंडल। तो हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण होता है, हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। और जैव मंडल किसे कहते हैं,
यानी जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये तीनों जहां पर जिस संकीर्ण जगह पर ये तीनों आपस में मिल जाते हैं उसे हम कहते हैं सजीव या जैव मंडल। उसे हम कहते हैं सजीव या जैव मंडल, सजीव या जैव मंडल कहते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें मानवीय पर्यावरण, यानी मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं। तो मानवीय पर्यावरण का मतलब होता है कि जहां पर मानव है वो पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। यानी मानव क्या करता है, मानव पर्यावरण के साथ, मानव पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया, मानव पर्यावरण के साथ क्या करता है, पारस्परिक क्रिया, पारस्परिक क्रिया करता है। यानी मानव पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है या अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं, मानवीय पर्यावरण कहते हैं। यानी पहले क्या था कि मनुष्य का जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस आए और अब मनुष्य की अपने आसपास की वस्तुओं से है वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है और उसने कई तरीके नए सीख लिए, जैसे कि फसल उगाना सीख लिया, पशु पालना सीख लिया तथा स्थायी जीवन जीना सीख लिया और पहिए का आविष्कार किया तथा ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं निपटाना है वो सीख गया। फिर उसके बाद में देखते हैं पर्यावरण दिवस किसे कहते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो सब जानते हैं 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो देखिए मरुस्थल है ये प्राकृतिक है, वन है ये भी प्राकृतिक है, लेकिन ताल है ये प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि ताल क्या है, मानव निर्मित। ताल क्या है, मानव निर्मित। तो इसे हम कह सकते हैं कि ताल है वो प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो धर्म है, धर्म मानवीय पर्यावरण का घटक है, हमने देखा। समुदाय भी मानवीय पर्यावरण का ही घटक है, क्योंकि ये भी हम देख चुके हैं कि मनुष्य जो मानव है उन्हीं से मिलकर क्या बना है, समुदाय। तो स्थल है ये मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है, प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है, प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। फिर उसके बाद में अगर नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो पर्वत है वो प्राकृतिक है, समुद्र भी प्राकृतिक है, लेकिन सड़क है ये प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि सड़क क्या है, ये मानव निर्मित है। सड़क क्या है, मानव निर्मित है। उसके बाद में अगला प्रश्न हम देखें तो इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो सबसे पहले है पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि है वो हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, खतरा है। तो इस तरह से अब हम इसको रिकॉल करें। सबसे पहले हम देख रहे थे, सबसे पहले हमने देखा कि कक्षा 7 का अध्याय फर्स्ट है वो हम देख रहे हैं, जिसका नाम है पर्यावरण। तो पर्यावरण किसे कहते हैं, हमारे चारों ओर जो आवरण हम देखते हैं, महसूस करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखे पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, तो मुख्यतः 3 घटक होते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानवीय घटक। जिनमें प्राकृतिक में आ जाता है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और सजीव में आ जाता है, इसी के अंतर्गत आ जाता है सजीव या जैव मंडल। मानव निर्मित में देखते हैं इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सभी आ जाते हैं। और मानवीय घटक में एक व्यक्ति आ गया, परिवार आ गया, समुदाय आ गया, धर्म आ गया, शैक्षिक आ गया, आर्थिक आ गया और राजनीतिक आ गया। तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा कि प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। तो मानवीय सहायता के बिना जहाँ जो कार्य होते हैं प्रकृति में, उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। ये कितने प्रकार से होते हैं, तो ये 4 प्रकार से होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। स्थल मंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी को स्थल मंडल कहते हैं, या पृथ्वी की ऊपरी कठोर परपट्टी को, पपड़ी को स्थल मंडल कहते हैं।
जलमंडल, जल क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, जैसे नदी हो गई, तालाब हो गया, समुद्र हो गया। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और जैवमंडल यानी पृथ्वी पर वह संकीर्ण जगह है, पृथ्वी पर वह संकीर्ण जगह है जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों जहां पर आकर मिलते हैं, वहां पर जीव की उत्पत्ति होती है, तो उस मंडल को हम क्या कहते हैं? जैवमंडल। फिर उसके बाद में है मानवीय पर्यावरण। तो मानवीय पर्यावरण में क्या होता है कि मानव पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। यानी पहले क्या होता था कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी वह सीमित थी और उसका जीवन है वो सरल था, आवश्यकताएं सीमित थी। तो इससे क्या होता है कि जो मतलब मनुष्य की आवश्यकताएं अपने आसपास की वस्तुओं से पूरी हो जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ गई है, उसका जीवन जीने का तरीका भी बदल गया है। तो उसने क्या किया है, अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए बहुत से प्रकृति में चेंजेस किए हैं। जैसे मनुष्य ने फसल उगाना सीख लिया, मनुष्य ने पशुपालन सीख लिया, मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया, बहुत से ज्यादा अन्न उपजाना ज्यादा सीख लिया। और फिर अन्न उपजाने के बाद में उन्होंने वस्तु विनिमय पद्धति है वो भी लागू की। तो वस्तु विनिमय पद्धति किसे कहते हैं? जैसे वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि किसी वस्तु के बदले वस्तु लेना, यानी वस्तुओं का ही आदान प्रदान करना, उसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सब जानते हैं हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद में है इन प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो मरुस्थल भी प्राकृतिक है, वन भी प्राकृतिक है, लेकिन ताल है वो मानव निर्मित है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो स्थल और समुदाय ये मानवीय पर्यावरण का घटक है, लेकिन धर्म और समुदाय है वो मानवीय पर्यावरण का घटक है, लेकिन स्थल है वो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो इनमें से अगर हम देखें, बात करें, पर्वत और समुद्र प्राकृतिक पर्यावरण है, तो सड़क है वो मानव निर्मित पर्यावरण है। क्यों? क्योंकि सड़क है वो मानव के द्वारा बनाई गई है, न कि प्रकृति के द्वारा। फिर उसके बाद में है इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पादप वृद्धि और फसल वृद्धि तो पर्यावरण के फायदे के लिए होता है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि है वो पर्यावरण के लिए क्या है? खतरा है। क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसी तरीके से जो संसाधन है वो कम पड़ते जा रहे हैं और ये सिचुएशन सामने आ रही है। तो उम्मीद करूंगी कि सभी को सेशन समझ में आया होगा, सभी को पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सभी साथियों को एक बार फिर से मेरा हार्दिक अभिनंदन, और सभी साथियों को मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने परिवार का सहयोग करें और इसे आगे बढ़ाएं। तो सभी साथी एक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद।